IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली दरबार में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। स्टेज सज चुका है, नेता हमारे सामने हैं और उनके सामने दिल्ली की जनता यहां मौजूद है। जनता सीधे सवाल पूछेगी इस दिल्ली दरबार में अपने नेताओं से। दो खास मेहमान हैं, संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला। उसके अलावा दो चेहरे आपको स्टेज पे और दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की जनता की नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली के जाना माना चेहरा सोशलाइट, आप कह सकते हैं उनको, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुजा हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और साथ में करण सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस शो में। करण सिंह पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। ये आवाम नाम की संस्था से आते हैं, वो आवाम जिन्होंने आजकल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। ये तमाम पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। साथ ही 2 और खास मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं परिचय कराऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर साहब मेरे साथ हैं और साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार है अमित गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करें चर्चा की, उसके पहले हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। दरअसल आज एक और आवाम ने खुलासा किया है। आवाम नाम की संस्था, जो कि आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स का एक मंच है, इसका दावा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े घपले कर रही है। ऐसा उनको शक है। जो चंदा आ रहा है उसमें बहुत सारे घोटाले हैं। क्या है दूसरा बड़ा खुलासा लगातार 24 घंटे में, पहले वो देखिए और फिर जनता की आवाज और नेताओं के सवाल जवाब। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। बोले हमें मालूम नहीं। काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। मंगलवार को जब पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रैली कर रहे थे तो उनके निशाने पर फंडिंग के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी भी आ गई। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर ही चंदे के नाम पर काले धन को सफेद करने के आरोपों को लेकर केजरीवाल की पार्टी पर तंज कसते तीखा हमला बोला। अब पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए। और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं। उनका तो एक चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है। लेकिन उनको बचाने के लिए जो मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं। ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। उधर आवाम संगठन ने लगातार दूसरे दिन भी फंडिंग के फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। 4 फर्जी कंपनियों से 2 करोड़ के चंदे का खुलासा करने के बाद आवाम ने ताजा आरोप लगाया है कि पार्टी अपने काले धन को फर्जी कंपनियों को कमीशन देकर सफेद कराती है। इसमें बेनामी कंपनियां उनकी मदद करती हैं। इस आरोप के लिए आवाम के सदस्यों ने स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया और आरोपी कंपनियों स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड से 50-50 लाख रुपए के चेक हासिल किए। हम ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि चेक से आया हुआ हर पैसा क्लीन नहीं होता। तो ये चेक आपको कहां से मिला? हमने जिस तरीके से आप जर्नलिस्ट लोग अपना स्टिंग करते हो, कुछ हमने भी कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने चेक अपनी पार्टी की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हासिल किए हैं। उन्होंने ये सब कुछ अपने देश के बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करके किया है। पार्टी ने एक बार फिर कंपनियों की जांच किए जाने की मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट
से आग्रह करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें, या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर, उसको ये काम सौंपें कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे। लेकिन आवाम के आरोप सिर्फ काले धन तक ही सीमित नहीं रहे। आवाम के इन सदस्यों का कहना है कि आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता नहीं है और वो पैसे के लिए देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर सकती है। कभी केजरीवाल के खासम खास रहे इन सदस्यों का कहना है कि जब उन्होंने कुछ मुद्दों पर उनका विरोध किया तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन आरोपों के बीच कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दूसरों को तो आरोप लगा देते हैं और अपने आप क्या करते, पहले ये बात करें। वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं आज आम आदमी पार्टी के लोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कहाँ से आए, ये सब तरीके हैं ऑलरेडी। अगर जो इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो वो जो जिस तरह से राजनीति पार्टीज की होनी चाहिए वो नहीं हो रही। दिल्ली में सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया। इस विजन डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी की छाप साफ देखी जा सकती है। इसमें दिल्ली को स्मार्ट सिटी और स्किल हब बनाने जैसे 35 मुद्दों और 270 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, घर, ट्रांसपोर्ट, रोजगार, पर्यावरण और युवा मामलों को तरजीह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली का चुनाव जो कि माना जा रहा था कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ा जा रहा है, वो अचानक वोटिंग के 3 दिन पहले उसमें एक नया कैरेक्टर आ गया है, आवाम नाम का। आवाम के रिप्रेजेंटेटिव करण सिंह मेरे साथ हैं। कुछ कड़े सवालों के जवाब आज आपको जनता के बीच देने पड़ेंगे। पहला सबसे बड़ा सवाल कि आप अचानक 3 दिन पहले चुनाव के क्यों सामने आते हैं? आपके पास अगर ये खुलासा था तो ये खुलासा इन्हीं 5-7 दिनों में क्यों किया गया? देखिए, ये जो पार्टी के अंदर जो कमियों को लेकर आवाज़ उठाने की बात है, ये नई नहीं है। पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठाई गई थी और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और झूठे SMS और एक फेक स्टिंग करके हम लोगों की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई। हम लोग 48 दिन तक जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे थे, अरविंद जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। उस आवाज़ को उठाने के लिए हम लगातार प्रयासरत थे और 22 तारीख को आशीष खेतान जी ने टाइम्स नाउ पे जिस तरह से झूठे आरोप लगाए, पार्टी के अंदर भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको पता है कि हम लोग सही हैं, वो लोग हमारे को बड़ी अच्छी तरीके से जो है मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें कुछ क्लू दिए। करण सिंह जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने पूरी बात लंबी घुमा दी जी। आप अभी चुनाव के वक्त पे सामने क्यों आए? ये क्यों ना माना जाए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, फाइनेंशियल लेवल पे पार्टी का जो सबूत था वो हमारे को 22 तारीख के बाद मिला। 26 तारीख को जब मुझे डाउट हुआ, सबूत जो मिले मुझे, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जब तक आप आम आदमी पार्टी में रहे तब तक आपको नहीं पता चला कि ये फर्जी तरीके से चंदा लिया जा रहा है? देखिए, मैं पार्टी में फाइनेंशियल, आप तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठते थे। बिल्कुल बैठता था मैं, और जो कमियां मुझे दिखाई देती थी मैंने अरविंद जी को कहा है, मेरे सामने अगर वो आए तो मैं बता सकता हूं कि कब कब मैंने आपको क्या क्या कहा। लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे इरेगुलरिटी का मामला मेरे सामने नहीं आया था और मैं अरविंद जी को बहुत ही ईमानदार आदमी मानता था, पैसे के मामले में तो एटलीस्ट मानता था। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान हो गया कि एक IRS ऑफिसर। मेरा सवाल ये करण सिंह जी, जो आदमी खुद इनकम टैक्स का अधिकारी है, हाँ, क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा था 50 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं? यही बात है। अगर उसके मन में चोर होता तो वो क्यों अपने अकाउंट की जानकारी देता वेबसाइट पे? इसीलिए हम कह रहे हैं। देखिए, वो ईमानदारी का दावा करते हैं, उन्होंने वहां पे डाला हुआ है, लेकिन आप ये मानिए कि केवल वहां डालने से ईमानदारी साबित नहीं होती। जो वहां डला हुआ वो क्या है, इसकी जांच होने के बाद पता चलता है कि इसके पीछे क्या है। अनुजा, वो हमने जांच की। ठीक है अनुजा, क्या आप मानेंगी इस पूरी बात के बाद आम आदमी पार्टी जो सफाई की राजनीति की बात करती है, ईमानदारी की राजनीति की बात करती है, उसकी छवि को डेंट लगाए, जो कि करण सिंह कह रहे हैं? उनके खुद के खास बंदे आज यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहते हैं ना, चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो इन्होंने वो ईमानदारी, मुझे लगता है ईमानदार तो ये खुद हैं,
ये बाहर निकल कर आ गए अपनी इमेज को बचाने के लिए। बेवकूफ तो हम लोग बन रहे हैं। यू टर्न उन्होंने पहले लिया, अन्ना को उन्होंने झूठ बोला। किरण बेदी मुझे जहां तक लगता है कहीं ना कहीं अगर एज अ पार्टी के अंदर आई हैं एज अ पैराशूट, वो अलग चीज है। बट क्या अन्ना को झूठ बोलते हुए और एक पूरी पार्टी का संगठन कर देना, क्या वो बहुत बड़ी चीज नहीं है? और हम लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होते हुए हम लोग वोट किसको देंगे? क्या हमारे सामने, हमें तो बीजेपी को भी कहते ट्रांसपेरेंट नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, आम आदमी पार्टी को जहां पर आज दिल्ली की जनता और एबीपीपी के वो बता रहे हैं कि अखाड़े के सबसे ज्यादा यहां पर आएगा, पर जहां पर अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ये बात समझने में। रणदीप सुरजेवाला और संबित पात्रा, दो पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं हमारे इस पैनल पे, जो शायद मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। चेहरा तो उन्होंने बड़ा न्यूट्रल बना रखा है। रणदीप सुरजेवाला, इसी लड़ाई को आप लोग हार गए थे, आपकी अपनी सरकार चली गई थी, वो सरकार जो 15 साल तक रही दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित जैसी पॉपुलर मुख्यमंत्री हारी। आपको लगता है कि ये जो आज खुलासे हो रहे हैं लगातार पिछले 24 घंटे में, क्या इससे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से दूर जाएगी? सुमित, ये पहला खुलासा आम आदमी पार्टी को लेकर नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जहां अन्ना हजारे जी के साथ एक सेलेक्ट बैंड था जिसमें दो प्रमुख चेहरे थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले, किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी। उनके बारे में अब कई खुलासे हो चुके हैं कि वो क्या क्या करते थे और किस किस पार्टी का एजेंडा तय करते थे। जो मौजूदा खुलासा है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम पारदर्शी हैं, जैसे अनुजा कह रही थी, और हम ईमानदारी की, एक नई ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत करेंगे। पर जो खुलासे आपने किए वो, जो अगर आप प्रथम दृष्टि से देखें तो बिल्कुल ठीक नजर आते हैं। आप चार ऐसी कंपनीज से पैसा लेते हैं जो कंपनीज के पास पैसा है ही नहीं, और वो पैसा लेना अकेला काफी नहीं, ये उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख रुपए या उससे ऊपर का हर चंदा उसको अप्रूवल देती है, उनके संविधान में लिखा है, जिसके मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दूसरे लोग हैं। तो आज जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं करण सिंह जी के इल्जाम के जवाब में कि हम तो केवल बैंक से ट्रांजैक्शन करते थे, कोई भी चेक दे हम ले लेते थे, तो फिर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और संविधान का क्या औचित्य था? ये उनकी मूलभूत बेईमानी का परिचय है। जो 9 मेंबर हैं पीएससी के, उनके बयान भी हैं, हमारे रिपोर्टर्स गए और 9 में से 6 या 7 लोगों से बात करके आए हैं, मैं वो भी सुनाऊंगा, और उसमें भी किस तरह के बयान सामने आए वो आप खुद देखिएगा, कुछ देर में वो तैयार हो जाएगा, हम वो भी आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन संबित पात्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, कम से कम आम आदमी पार्टी अपने जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उनकी लिस्ट पब्लिक तो करती है। आप दोनों पार्टियों को तो पता ही नहीं चलता कहां से चंदा आता है, आप लोग बताते ही नहीं है किसने कितना पैसा दिया। कुछ तो ईमानदारी दिखाइए, आप क्यों छुपाते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये ओपनिंग स्टेटमेंट यही कहूंगा कि वेबसाइट कोई गंगा नहीं है कि उसमें डुबकी लगा दे तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जहां तक हमारी पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की, आप बताइए हमने कोई कानून तोड़ा? बिल्कुल नहीं। जो देश का प्रावधान है, जो देश की कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि आपको ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देना है, प्रत्येक चुनाव के पश्चात हम इलेक्शन कमीशन में ब्यौरा देते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2013 के इलेक्शन के बाद ब्यौरा नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को। बातें तो वो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, जो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति आम आदमी पार्टी नहीं करती है। रहा 20,000, देखिए 20,000 से नीचे के जितने भी डोनेशंस होते हैं उसमें नाम सार्वजनिक करने का प्रावधान हिंदुस्तान के कानून में नहीं है। आप देखिए आम आदमी पार्टी का जितना भी चंदा कलेक्शन सेरेमनी होता है, चाहे वो सेल्फी का हो, चाहे वो डिनर और लंच का है, तो आप देखिएगा वो भी बड़े ही क्राफ्ट्समैन तरीके से उसका अमाउंट भी 20,000 रखा हुआ है, ताकि वहां भी नाम आपको सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। का जवाब दीजिए, वो कम से कम अकाउंट चाहे जहां से भी पैसा आ रहा है, भले ही 200 रुपए आ रहा है, उनकी वेबसाइट पर जिक्र है, आप लोग क्यों नहीं करते हैं ऐसा? मैं मानता हूं कि वेबसाइट से बड़ा संविधान है। हमारे संविधान ने जो कानून बनाया, बताइए ना कि आपकी पार्टी को कौन पैसा दे रहा है? मैंने बड़ा स्पष्टता से कहा, कैंपेन्स कैसे चल रहे हैं, आपके लीडर्स कैसे कहा, वेबसाइट से बड़ा संविधान है। आम आदमी पार्टी का वेबसाइट, हिंदुस्तान का संविधान। क्या हमने कभी भी हिंदुस्तान के संविधान द्वारा खींची हुई रेखा को उल्लंघन किया है? बिल्कुल नहीं किया है। इन्होंने भी कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया, इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई थी, उसके पास
इन्होंने को कैसे मंजूर करना संविधान था। का उल्लंघन किया है ये मैं बता देता हूं। जांच तो हो ही रहा है। शेल कंपनीज बना के 31 कंपनीज उनके खुद के वेबसाइट में ऐसे लिखा हुआ है जिसमें घालमेल है, अर्थात वही डायरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, सभी के मिला के एक ही ईमेल एड्रेस है। किस प्रकार से उसमें घालमेल है ये तो हमने देखा है। 4 कंपनीज के ऊपर तथाकथित रूप से आवाम वालों ने कोई जांच किया है। उस जांच को प्रथम दृष्टया देखने से बिल्कुल सत्य स्पष्ट होता है कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। रणदीप, ये बताइए, कांग्रेस ने भी आज तक अपने डोनर्स के नाम नहीं बताए। ये नहीं पता कि कांग्रेस के पास कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है। और कई तो डोनर्स ऐसे होंगे जो आपको भी चंदा देते हैं, आपको भी चंदा देते हैं, नाम नहीं बताते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसे लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में लाते हैं? किस बात की हिचक है? सुमित, प्रश्न बड़ा सीधा है। 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा राजनीतिक दलों को जब आप देते हैं तो राजनीतिक दल इसके लिए बाध्य हैं कि वो अपना सारी जानकारी सूचित करें चुनाव आयोग को भी। वो सारी जानकारी 2014 के चुनाव हो, 13 के हो या कोई और चुनाव हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव आयोग को फाइल की है। जिस दिन सर्वसम्मति से देश के लोगों के आह्वान पर आप इस 20,000 की लिमिट को कुछ और कर देंगे, कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं कह सकता हूं, हम देश का कानून मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है। और हम उस कानून की अनुपालना करेंगे। आप क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ बैठे लोगों को समझा सकते हैं, देखने वाले दर्शकों को समझा सकते हैं, क्या ये जो पूरा मामला आया है, जो आवाम ने जिसका खुलासा किया, क्या ये बंगलिंग का मामला है? क्या ये चोरी से पैसे कमाने का मामला है? क्या मामला है ये मामला जो मैं समझता हूँ, मैंने फाइनेंशियल बहुत कवरेज करी है और मैंने बहुत कॉरपोरेट्स को देखा है। ये जो पैसा आता है, ये पैसा आता नहीं है। ये जो एक बनाया जा रहा है माहौल की उसने डोनेशन एक्सेप्ट करी है, ये गलत है। ये पैसा मेरा मानना ये है, ये अरविंद केजरीवाल जी का ही पैसा है, आम आदमी का पैसा है। ये काला पैसा, जो भी अनअकाउंटेड पैसा, ये एक शेल कंपनी के पास गए हैं और वहाँ से चेक लेकर आए हैं। तो ये कहना कि कोई डोनर वहाँ बैठा हुआ था, उसने किसी शेल कंपनी से इनको डोनेशन दी है, ये गलत है। कोई डोनर शेल कंपनी बनाकर ऐसे डोनेशन नहीं देता है। तो एक तो ये आप मानकर चलिए ये पहलू कि ये पैसा आम आदमी का अपना पैसा है। ये कहाँ से आया ये वही बता सकते हैं। ये एप्रोप्रिएट तरीके से अगर कहा जाए तो किस एजेंसी को जांच करनी चाहिए? जैसे कि आज आवाम के लोग कह रहे थे कि हम ईडी के पास जाएंगे, हम रॉ के पास जाएंगे, हम आईबी के पास जाएंगे। किसका उल्लंघन है ये देखिए आपके हिसाब से? लीगली तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप लीगली इसमें कोई एविडेंस नहीं दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मर्डर नहीं हुआ। मर्डर तो हुआ है और ये काला पैसा है और ये काला पैसा आम आदमी का ही है। इसकी एक्सप्लेनेशन उनको देनी है। अब उसमें एविडेंस कितना आएगा, जांच इसमें इनकम टैक्स की हो सकती है, इसमें आपकी कॉर्पोरेट वायलेशंस, स्पेशल फ्रॉड सेल से जांच हो सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो सकती है अगर बाहर से पैसा आया है, क्योंकि इनके पास दुबई और विदेश से भी बहुत पैसा आया हुआ है। तो ये पैसा कहाँ से कहाँ लिंक्ड है ये तो जांच एजेंसी का। एक साधारण सी भाषा में पूछ रहा हूँ, कैश जो आपके पास आया डोनेशन के तौर पर, चाहे 5 रुपये आया, चाहे 500 आया, चाहे 5,000 आया, चाहे 50,000 आया, आपने उस कैश को इकट्ठा किया, आपने किसी को दिया और कहा कि ये कैश तुम रख लो, अपना कमीशन काटो, इसके बदले में चेक हमको दे दो, क्या यही बात है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये इस तरह की शेल कंपनीज और उसके दलाल दिल्ली में बहुत है और ऐसी मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं जो यही सिर्फ ये काम करती हैं, जिसके कंपनीज नहीं है, मतलब उसके पीछे आगे पीछे आपको कोई नहीं मिलेगा। बस वो कंपनीज पेपर में रजिस्टर्ड हैं जो कैश पैसा लेती हैं, 3-4% कमीशन लेती हैं, उसके बदले आपको चेक देती हैं। वो चेक वो कहाँ से जनरेट करती हैं उनका हेडेक है, उसी का शेल्टर। उनका ये कहना कि हमने तो चेक से पैसा लिया है, हमें क्या बताओ वो कंपनी कौन सी, आप जाके कंपनी की जांच करिए, इस बात में कितना दम है? नहीं, एग्जैक्टली यही तो बात है कि ये कंपनीज उन्हीं की हैं। इन्होंने किसी दलाल के पास गए हैं, उसको उन्होंने कैश पैसा दिया है, उससे चेक ले लिया है। अब उसके लिए एविडेंस कितना जुटा पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली वो कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो है ही नहीं कोई। उसके ना डायरेक्टर्स हैं ना उसके कोई डायरेक्टर्स होंगे तो पता लगेगा, रेगरपुरा गली नंबर 8, तो वो डायरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये कंपनीज बनाने वाले रिस्क लेते हैं अपना, और जब इसकी जांच होगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनका जो जिन्होंने बैंक अकाउंट खोला, तब उसमें निकल कर आएगा कि इसके पीछे एक्चुअली में है कौन। आप यहाँ जो लोग लड़के बैठे हैं, बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इस पूरे खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का लगा है? जो वो सोचा था कि कितने लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपके साथ चीटिंग कर रहे थे?
कितने लोग मानेंगे इस बात को? सभी लोगों को लगता है चीटिंग कर रहे थे। यही स्थिति है मोटे तौर पर। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप न्यूट्रल रहे, आप इस पूरे पैनल पे न्यूट्रल एम्पायर है। क्या आम आदमी पार्टी जो शुचिता की बात करती थी, जिसने अपने खुद पैरामीटर्स बनाए थे सफाई की राजनीति करने की, ईमानदारी की राजनीति करने के, वो आज दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो रही है क्या? निश्चित रूप से। देखिए, इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया है ना, हमें मनी लॉन्ड्रिंग को समझना चाहिए। ये हम तो बहुत, मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग वैध व्यवस्था के बीच अवैध कार्रवाई करने का नाम मनी लॉन्ड्रिंग है। और आईआरएस को किस बात की ट्रेनिंग दी जाती है? आईआरएस को इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वैध व्यवस्था यानी वैध बैंकिंग व्यवस्था, लेजिटिमेट व्यवस्था के भीतर जो इलेजिटिमेट काम होता है उसको पकड़े। तो ये काम कौन कर सकता है? बखूबी और होशियारी के साथ, जो जानता हो बारीकियों को। तो इशारा जाता है, शक जाता है स्वयं अरविंद केजरीवाल पर। और जैसा कि अभी अमित ने कहा कि ये तो पता लग गया कि मर्डर हुआ है, मगर किसी का निशान नहीं मिल रहा है। कि वो तेग मिल गई जिससे हुआ था कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता। इतनी होशियारी के साथ कौन काम कर सकता है? राकेश जी, मेरा सवाल वो दूसरा है, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है? क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फंड इकट्ठा करती होंगी? वो नहीं करती होंगी? देखिए, भारत का संविधान क्या कहता है और ये आम आदमी पार्टी कितनी तेज है। वे जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से सुप्रीम कोर्ट वापस चुनाव आयोग के पास भेज देगा। चूंकि जो चुनाव आयोग है हमारा, वो कैसी जुडिशियल बॉडी है, उसके पास राजनीतिक दलों के सभी प्रकार के विवाद हल करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट के पास तब जाएगा मामला जब क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, वो ये जानते हैं। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल का मैं ये जवाब जानना चाहता था कि वो इन 4 शेल कंपनियों को हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं खोली कंपनी, बिल्कुल, माने उसके अंदर कुछ है नहीं, खोल पोल है। तो ऐसी कंपनियों के साथ आदान प्रदान जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड करता रहता है। जिस तरीके से विदेशों में भी पैसा भेजा जाता है, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या ये यहाँ जो आप लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को खुद आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि अरविंद को सामने आने की जरूरत है? कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पर दबाव बन रहा है। करण सिंह जी, आपकी जो मुहिम थी वो कम से कम यहाँ तो समझ में आ रही है, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा था आपसे। आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग बीजेपी के द्वारा खड़े किए गए। जी, इस तरह के आरोप उन्होंने जो लगाए हैं, हमने आज बोला है कि जो आपने एडिटेड वीडियो दिखाया है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी से पैसे ले रहे हैं, प्लीज़ गिव रॉ फुटेज टू अस। आपने पिछली बार जब आपका स्टिंग हुआ था तो आपने रॉ फुटेज मांगी थी, हम अगस्त से रॉ फुटेज मांग रहे हैं, अब नहीं मांग रहे। अगस्त से जब आपने स्टिंग किया था जंतर मंतर पे, आप स्टिंग देंगे? मैं पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, जो फेक एसएमएस कराए गए उसके लिए मैंने कहा था कि आप एफआईआर कराइए, लेकिन उन्होंने, पार्टी ने एफआईआर नहीं कराई। मुझे जाना पड़ा पुलिस पे कंप्लेंट करने के लिए। मैंने पुलिस कंप्लेंट की 11 अगस्त को। तीसरी बार पार्टी के अंदर रह के लड़ाई लड़ रहे थे? जी, मैं आम आदमी पार्टी के अंदर ही था, लेकिन उन्होंने धक्के मार के मुझे झूठे आरोप लगा के निकालने की कोशिश जब पार्टी के अंदर मैंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, वॉलंटियर्स को वोटिंग राइट देने की बात की, उनको आइडेंटिटी प्रूफ, उनका जो है आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की बात कही। मैंने कहा ये जो 2 लोग आए हैं जिनकी वजह से आपने 28 सीटें जीती, ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए, इनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कीजिए, ये लोग मिलेंगे नहीं आपको दोबारा। देखिए, मैं बहुत साधारण भाषा में, क्योंकि जनता सुन रही है, मैं साधारण भाषा में 2-3 चीज समझाना चाहता हूँ। एक तो पूरा प्रक्रिया देखिए, रात को 12 बजे एक चोर चोरी कर रहा था और पुलिस आके उसे धर दबोचता है। अच्छा, पुलिस धर दबोचता है, ये अजीब चोर है। ये कहता है पुलिस को, तुम 12 बजे यहाँ कहाँ घूम रहे थे? मैं तो जो कर रहा था, तुम यहाँ 12 बजे क्या कर रहे थे? संबित जी, ये अचानक चुनाव के पहले क्यों सामने आता है? आपकी तो सरकार है 7 महीनों से, ये आप 3 दिन पहले क्यों लेके आए जब दिल्ली में वोट पड़ने वाले हैं? इसका भी जवाब देता हूं। क्यों नहीं जांच करा लेते? इसका भी जवाब देता हूं। पहला विषय, ये बार-बार जो टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं कह दूं, सत्य का कोई टाइमिंग नहीं होता है। सत्य आज से 50 साल पहले प्रतिपादित हो या आज से 5 दिन पहले, सत्य तो सत्य रहता है। ओनस लाइज विद द आम आदमी पार्टी टू एक्सप्लेन। हाँ, जांच तो होगी। है खुद आज अरुण जेटली जी ने कहा इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हैं वो जरूर जांच करेगी, ऐसा नहीं है जांच छोड़ दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जो सुबह सुबह कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो, मैं उनको अभी जवाब देता हूं। आपने 49 दिन का सरकार चलाया,
उससे पहले आप कहते थे शीला दीक्षित के खिलाफ ब्रीफकेस भर के हमारे पास एविडेंस है, हम गिरफ्तार कर लेंगे। 49 दिन में गिरफ्तार कर लिया क्या? जब हमने आपसे पूछा क्यों नहीं गिरफ्तार किया तो आपने कहा कानून काम कर रही है, जब काम कर लेगी तब गिरफ्तारी हो जाएगी। जवाब हमारा भी वही है, कानून काम कर रही है, गिरफ्तारी तब होगी जब कानून काम कर लेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रणदीप सुरजेवाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बात ठीक है कि आवाम बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आपको भी लगता है ऐसा, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है? देखिए, ये एक राजनीतिक इल्ज़ाम है, बगैर जांच के इसके बारे में कहना गलत होगा। बात बड़ी स्पष्ट है। सवाल ये नहीं कि आवाम क्या कह रहा है, सवाल ये है कि वास्तविकता क्या है। अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि शेल कंपनी से जब आप पैसा लेते हैं, जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, और आज वो कह रहे हैं हम पैसा वापस देंगे, किसको वापस देंगे? वो पैसा कहाँ से आ रहा था, कौन दे रहा था, और अब अगर रिफंड करेंगे तो किसको करेंगे? तो आपको ये मालूम था कि वो पैसा शेल कंपनी से आ रहा था, आपकी सहमति से आ रहा था, और जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा, गोयल साहब ने, कि वो पैसा जो है वो खुद आम आदमी पार्टी अपना काला धन कन्वर्ट कर रही थी। एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी दोनों काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वो आईएम अगेंस्ट कांग्रेस कैंपेन था, वो धीरे धीरे सामने आ गया। कैसे किरण बेदी जी बीजेपी की और अरविंद केजरीवाल दोनों मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह, उन्होंने ये ट्वीट करके इशारा किया है कि जो कुछ काम कर रहे हैं आवाम के लोग, वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि बीजेपी इसके पीछे है। आपकी राय उनकी राय से भिन्न सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हमारी पार्टी की राय है। वो भारतीय जनता पार्टी ही ये स्ट्रिंग क्यों ना करती, या आवाम ने की, या कोई तीसरा व्यक्ति करता। तथ्य अगर सही हैं, और तथ्य ये दर्शाते हैं प्रथम दृष्टि से कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चाहते हैं एसआईटी बने, कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी, उनकी भी जांच हो, उनकी फंडिंग कहां से आ रही है? देखिए, बड़ा सिंपल इसका साधारण जवाब है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, चुनाव आयोग, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सारे विभाग हैं। हर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट करे या सिटिंग हाई कोर्ट जज करे, ये जरूरी नहीं। तो वो करें जांच, और अगर अरविंद केजरीवाल दोषी हैं तो सामने आ जाएगा। जांच के लिए तैयार है? अगर कमेटी बनती है, कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल, बताना चाहिए। मैंने कहा आज शुरू से ही कि मैं बहुत साधारण एग्जांपल्स और एनालॉजी के साथ इस पूरे विषय को रखना चाहूंगा। अब ये जो जांच खेल चल रही है, मैं इसका भी एक उदाहरण दे दूं। लाल बत्ती जंप कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, तुम लाल बत्ती जंप कर रहे थे, चालान होगा। तो वो कह रहे हैं अच्छा, जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उन सब की पहले जांच करो, फिर जाके मेरी चालान करना। ये कहां का सिस्टम है? अरे आप लाल बत्ती जंप कर रहे थे, आपको पकड़ लिया गया है। आप जांच का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं। आप नहीं चाहेंगे एसआईटी की तरह जांच हो? मैंने कहा ना, हमने अगर आईन तोड़ा है, आप हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए। अगर हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक पैसा भी लिया है, फांसी पे चढ़ाइए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनुजा, आप कुछ बोलना चाह रही थी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्या आपको लगता है क्यों अरविंद केजरीवाल जैसी, आम आदमी जैसी पार्टियां अपने डोनेशंस को पब्लिक करती हैं, वेबसाइट के जरिए, वेबसाइट पे डालती हैं? बीजेपी, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियां नहीं डालती हैं। चुनाव आयोग के पास हम जाते हैं, हम उनको हिसाब किताब देते हैं, क्या ये कह के ये लोग पाक साफ हो जाते हैं? ये हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का जो इनका जो फंडिंग का तरीका, ये बताते नहीं हैं। बट आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को छाती ठोक ठोक के बोला है, मैं ईमानदार हूँ। तो जब वो ये दुनिया के सामने लेकर आता है, तो मुझे नहीं लगता, जब एक आदमी के सामने इंटरनेट पर वो चीज़ को डालता है, तो उसका आप ये देखिए कि उसका मेन सेक्टर कौन सा है? गरीब पटका। उनको इंटरनेट देखना आता है, उनको पता है, वो तो बातों में जा रहे हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हेन आई सी थ्रू इट, उसके अंदर क्या होता है कि जब वो इंटरनेट पर डालता है, तो किसी को ये इतना शक नहीं होता है कि उसने जो ये डाला है अमाउंट गलत डाला होगा। उसने कहा है कि मैं एनआरआई से फंड लेता हूं, मेरे इतने जानने वाले, मेरे इतना सब कुछ है, तो मेरे को मिलेगा ही। पर क्या असलियत में है, ये जब निकलकर अंदर के लोग जब बताना शुरू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, नॉट ओनली दिस, ये जो कह रहे थे कि हम 15 लाख वो सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, हम पानी फ्री देंगे, ये समझ लो कहां से देंगे। मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है,
जिसके पास ये जिम्मेदारी थी आम आदमी पार्टी के आइन के मुताबिक कि 9,09,999 रुपए से अधिक यानी 10 लाख और 10 लाख से अधिक का डोनेशन अगर आएगा तो पीएससी उसको क्लियर करेगी। पीएससी में 9 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। 9 में से 6 को मेरे रिपोर्टर्स आज पकड़ पाए और वो 6 नेता क्या सफाई दे रहे हैं इन 4 कंपनियों के बारे में, इस 2 करोड़ रुपए के बारे में पहले वो सुनते हैं। आप भी सुनिए। हमारे यहाँ एक सीधी प्रक्रिया है, जब मेल आती है, ट्रेल मेल आती है, उसमें साफ लिखा होता है कि चंदा कहाँ से आया है 10 लाख से ऊपर का। उसमें बताया गया कि ये चंदा इस कंपनी से आया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या ये रजिस्टर्ड है? जी हाँ, भारत सरकार की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड कंपनी है। दूसरी बात, क्या इसका पैन नंबर है? जी हाँ, इसका पैन नंबर है। अगर भारत सरकार के यहाँ ऐसी फर्जियां कंपनियां खड़ी हो रही हैं जिस तरह से चंदा दिया जिन्होंने, तो भारत सरकार के मंत्रियों को इसकी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। भाई हम लोग क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हमने नेट पे देखा कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही है, जो लेकर आया उससे हमने कहा चेक है। हम हर फंड हमारा चेक में होना चाहिए, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। ये चेक से है, किसी कंपनी से आ रहा है, हिंदुस्तान की कंपनी है कि नहीं है, वो हिंदुस्तान की कंपनी है, तो और क्या चेक करोगे आप? हमने चेक के माध्यम से पैसा लिया और उस जानकारी को हमने सार्वजनिक किया है। ये हमारी वेबसाइट से ली गई जानकारी है। 8 महीने से जो जानकारी पड़ी है, यूपीए ने भी हमारे चंदे की जांच कराई, एनडीए ने भी हमारे चंदे की जांच कराई। दोनों ने बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट दिया कि नहीं साहब, इनके चंदे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आप फिर से जांच कराना चाहते हैं, आपकी सरकार है, आप जांच कराइए। हमने कुछ गलत किया, हमको जेल में डालिए। जो हमारी फाइनेंस कमेटी है, वो फाइनेंस कमेटी इस काम को हैंडल करती है। अगर कहीं डिस्प्यूट आता है, अगर वो रिकमेंड करती है कोई बात, तो उस पर पीएससी भी बैठती है। इन केस में कहीं से आया इन कंपनियों के बारे में कोई? नहीं, अभी कोई हम पीएससी के पास कोई कंप्लेंट अभी नहीं आया। आएगा तो पीएससी जांच करेगी उसका भी। हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें, या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर, उसको ये काम सौंपें कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे। सर इतना ही बोल दीजिए, जस्ट स्मॉल बिट के पीएससी में आया नहीं। गोपाल राय और कुमार विश्वास की बातों को अगर आप ध्यान से सुने तो गोपाल राय बोलते हैं फाइनेंस कमेटी के पास आया होगा, पीएससी के पास नहीं आया। कुमार विश्वास कहते हैं कि हमने जांच की, हमको पैन नंबर था, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन था, फलाना ढिमकाना। इन्हें आपस में ही बातों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। करण सिंह जी, मैं इसके पहले जनता के पास जाऊं, आपको लगा जब आप अंदर थे कि जो पैसा आ रहा है, जो आप जगह जगह रैलियां कर रहे थे, डोनेशंस के कैंप लगा रहे थे, डब्बे रख दिए जा रहे थे, 2 रुपये 5 रुपये जो मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल 5 रुपये का चंदा मिलता है, उसको तो वो बता देते हैं, उसके बारे में ट्वीट कर देते हैं, उसके बारे में पब्लिक में साउंड बाइट देते हैं। 50 लाख रुपए के बारे में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप उनके साथ काम करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं काम करता था, लेकिन कभी फाइनेंशियल मामलों से संबंधित मैं नहीं रहा, ना ही मैं टिकटों के मामलों से संबंधित रहा। मैं रहा दिल्ली के ऑटो वालों को जोड़ने में शामिल, मैं रहा दिल्ली पूरे देश से आए वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात का ये यकीन ही नहीं था कि अरविंद जी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में भी जा सकते हैं। हमारे सामने जो चीज़ आई है, मुझे लगता था फेयर हो रहा है, और जब तक हमारे को यकीन नहीं हुआ तब तक हमने आवाज़ नहीं उठाई। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ बिना सबूत के नहीं बोली अरविंद जी को, और जब फाइनेंशियल मामला आया है तब आवाज़ उठाई है। इससे पहले मैंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की कोई बात नहीं उठाई। मेरे पास कुछ लोग हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा। हाँ, पूछो आप। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि अगर पिछले चुनाव जैसी स्थिति फिर आती है तो क्या आप फिर से आम आदमी पार्टी को अपना जो आपके एमएलए रहेंगे 5-6, तो क्या आप उनको फिर से आम आदमी पार्टी में जोड़ेंगे, समर्थन देंगे उन्हें? बहुत वाजिब सवाल मेरे मित्र ने पूछा। हमें ये विश्वास है कि दिल्ली की जनता 9 साल का मोदी जी के वायदों का शासन देख चुकी, 9 महीने का, और 49 दिन का अराजक शासन भी देख चुकी। तो 9 महीने और 49 दिन दोनों देख लिए। अब 15 साल की जो तरक्की है कांग्रेस की, इस पर दोबारा कांग्रेस को वोट देने वाली है, इसलिए ऐसी स्थिति आने वाली है ही नहीं। लेकिन पिछली बार 28 में 8 मिला के आपने 36 कर दिए थे। इस बार आप ये अश्योर करिए कि आप किसी भी कीमत पे, भले 5 आए, भले 25 आए, भले 35 आए,
आपकी लाइन क्या होगी, बताइए। सवाल 2, 5, 25, 30 का नहीं, सवाल बड़ा सीधा है। एक ऐसा राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी का हमारा सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद है, हम इकट्ठे नहीं चल सकते। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से उनके खुलासे हुए हैं, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी से मिले साबित हुए हैं, जैसे उनकी फंडिंग पर सवाल उठे हैं, उनको सपोर्ट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। बीजेपी से मिली हुई आम आदमी पार्टी, संबित पात्रा, तमाम शाजिया इल्मी, किरण बेदी आप में शामिल हो रही है, बिन्नी आपके अंदर आ रहे हैं। उसका उत्तर तो दूंगा, मगर पहले मैं जरा कॉन्ग्रेचुलेट करूं हमारे बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला जी को कि बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता दिल पे पत्थर रख के ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, ये कितना कष्ट होता होगा वो मैं समझ पाता हूं। एक सवाल और है। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जी से है। चूंकि आप लोग ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति पूरा देश चला रहा है और एक ही व्यक्ति आपकी दिल्ली चलाएगा, आपके एमएलए तो कुछ करेंगे नहीं, तो किरण बेदी जी के बारे में थोड़ा ये बताइए कि 2002 के गोधरा के जो विभत्स कांड हुए थे, उसके बाद जो दंगे भड़के थे गुजरात में, उस पर उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये बोला था कि मोदी जी की क्या कहते हैं विफलता है ये, और उसके बाद भी उन्होंने जो राष्ट्रीय लोकपाल बनाया उसको उन्होंने जोगपाल कहा। तो अभी आप ऐसे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या भविष्य होगा? ये एक सवाल है लोगों के। मैं इसका एक लाइन में उत्तर देता हूं। सुमित जी, रियलाइजेशन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन इन लाइफ। कि आप जग जाओ जीवन में और सत्य देख लो, ये जीवन का सबसे सुंदर प्रक्रिया होती है। किरण बेदी जी, एक सेकंड, किरण बेदी जी का कुछ विचार था, मगर जिस प्रकार से उन्होंने सत्य को देखा और जिस प्रकार से वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर्ड हुई, यही तो सुंदरता है। रणदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजनीति की यही खूबसूरती है, अवसरवादिता को आप सत्य का ज्ञान कह देते हैं, पर आज भी किरण बेदी जी ने अपने ना वो ट्वीट वापस लिए, ना बयान वापस लिए, और यह बयान भी कि कांग्रेस और भाजपा को वोट मत दीजिएगा क्योंकि इनकी फंडिंग क्लीन नहीं है। क्या मेरे मित्र बताएंगे उसके बारे में क्या जवाब है? सर, मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपने बड़े बड़े होल्डिंग्स पोस्टर लगा दिए कि हम महिला सुरक्षा करेंगे। आपके संगठन में खुद रेपिस्ट है, गंगानगर का जो सांसद है वो रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए एमपी। मुझे लगता है कि निहाल चंद जी के बारे में अगर सवाल पूछना है तो मुझसे नहीं, आप सुरजेवाला जी से पूछे, क्योंकि इन्हीं की अशोक गहलोत सरकार ने 2-2 क्लीन चिट उनको दिया है और उसके आधार पर कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया है। तो स्वाभाविक रूप से ये तो कांग्रेस ही बोल सकती है। सुमित, मेरे जो दोस्त मित्र छोटे भाई हैं वो बहुत बहुत साफ गोई से झूठ बोलते हैं कई बार। अशोक गहलोत जी ने क्लीन चिट नहीं दिया है। बड़ी स्पष्ट बात यह है कि निहाल चंद जी को कोर्ट ने समन किया, मोदी सरकार में वो मंत्री हैं, पुलिस ये रिपोर्ट देती है कि उन्हें मंत्री मिल नहीं रहा। कैसी सरकार है जहां राजस्थान की बीजेपी सरकार की पुलिस सरकार के मंत्री को तलाश नहीं कर पाती? संरक्षण है या नहीं है? कुछ और सवाल है संबित। मेरा सवाल हर पार्टी के कार्यकर्ता से है कि आप लोग कहते हो कि करप्शन है, जांच होनी चाहिए, और लेकिन लाइव ग्राउंड पे केवल ये कहने की बातें रह जाती हैं, कोई जांच होती नहीं है। लाइव एक ही थाली के सब मिल जाते हैं आपस में, आप लोग जांच करते नहीं, और यही बात आम आदमी पार्टी भी कहती है आप लोगों के लिए। देखिए, जांच अगर नहीं होता, इसमें पहले मैं कैवियाट अटैच कर दूं, जांच बहुत लंबी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जांच नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव और जयललिता जैसे लोग आज डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। मेरा सवाल दोनों पार्टी भाजपा कांग्रेस दोनों से है। पिछले 5 सालों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डीयू के अंडर में कोई भी नए कॉलेजेस नहीं आए, क्या आगे आएंगे? क्योंकि जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके 85-90% होते हैं, फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है, तो क्या आगे और कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? मैं बहुत वाजिब सवाल, मैं पहले तो मेरे मित्र को मुबारकबाद दूंगा। दिल्ली के प्रासंगिक प्रश्न इन्होंने पूछा नौजवानों के बारे में। 4 विश्वविद्यालय, लगभग 22 कॉलेजेस हमने 15 वर्ष में खोले, काफी नहीं है, मैं मानता हूं, और हमें कम से कम भी 2 और दर्जन कॉलेज खोलने हैं। और किसी पार्टी की भी सरकार आए, मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी जो यहां मौजूद नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमको एक सामूहिक सोच बनानी पड़ेगी और ये खोलने की आवश्यकता है। मैं सहमत हूं। संबित, मैं एक ही लाइन इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 22 और कॉलेजेस बनाने की बात कही है, 22 या 10 कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। मैं इनके घोषणा पत्र को 3 दिन से कह रहा हूं, वो प्रायश्चित पत्र है।
वो टीजर है। देखो हम क्या कर सकते थे 15 साल में और हमने क्या नहीं किया। तो एक तरह से ये दिल्ली की जनता को चिढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। संबित, आपका तो घोषणा पत्र नहीं है। हमने टीजर आपका तो घोषणा पत्र वो नहीं भी है। क्यों नहीं है देना? ये विजन डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ही ये है। मुद्दा विहीन हो गया। पिछले 5 साल पहले आपने घोषणा पत्र दिया, आप आज विजन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, क्यों बताइए? विजन डॉक्यूमेंट क्या होता है? विजन क्या होता है? विजन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेड विजन होता है। आज मैं बता रहा हूं। आप मैनिफेस्टो बोलने में क्यों डरते हैं? इनका प्रायश्चित वो एक ऐसी सोच है जिसका ना सर है ना पैर है, ना उसके अंदर कंटेंट है ना इंटेंट है, और वो एक ऐसा कागज है जो केवल एक प्रायश्चित पत्र जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 प्रायश्चित पत्र बन के आ रहा है। और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र हर कोई जानता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र धरना पत्र है। वो अभी जानते हैं कि करना कुछ नहीं, धरना देना है। अपना छोड़ के केवल एक लाइन में मेरे मित्र से पूछूं, केवल एक लाइन भी आज इससे पहले अनुजा जी के पास जाएं, आपने पिछले 9 महीने में मोदी जी ने इस विजन डॉक्यूमेंट में से कितनी बातें लागू की है, पहले ये बताइए, और नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं उत्तर दे देता हूं, मैं उत्तर दे देता हूं। वैसे तो रणदीप जी बड़े भाई हैं, मगर मैं ससम्मान कहूंगा, आप अभी 12th प्लेयर हैं, मैदान से बाहर है दिल्ली के इलेक्शन में, केवल इसलिए क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। और हम आज मैदान के अंदर हैं क्योंकि मोदी जी ने डिलीवर किया है। पर ये वास्तविकता से परे है, आप जवाब नहीं दिया। 10 तारीख को वास्तविकता दिखेगी। संबित, ये बात तो आप भी मानेंगे, आज की तारीख में जो बात आप चुनावों के पहले कहते थे, अब आप सुमित जी, मैं एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। आप और मैं एक साथ तमाम डिस्कशन में आ रणदीप जी को और आपको भी एक लाइन में उत्तर देता हूं। तेवर कुछ और होते थे। एक लाइन में उत्तर देता हूं। आज घर लौटते समय मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद भरा ले, आप जान जाएंगे हमने क्या किया। आपने नहीं किया, नसीब से हो रहा है ये, नसीब से। नसीब से ही हो रहा है तो नसीब क्यों चाहिए? अनुजा, केवल एक बात जोड़ दूं, मैं माफी चाहूंगा, किसी एक वरिष्ठ साथी के बात नहीं काटनी चाहिए। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां अगर आप हवाई जहाज में तेल डलवाएं तो 42 रुपया लीटर है, मोटरसाइकिल में डलवाएं तो 61 रुपया लीटर है। वाह रे मोदी सरकार। अनुजा मेरा सवाल संपत जी से है। संपत जी, बात बताइए कि आपने ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में ले लिया, क्योंकि जब आप लोकसभा के इलेक्शन कराए थे आपने, आपको उसके बाद फौरन इलेक्शन करवा लेना चाहिए था जब मोदी जी की इतनी हवा थी। ये 9 महीने का टाइम क्यों लिया आपने? सेकंड चीज ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो पावर थी एज कम्पेयर टू किरण बेदी जी, मुझे लगता है किरण बेदी जी को आप एज अ वुमन को लेकर आए हैं, आपको नहीं लगता कि हर्षवर्धन जी को लाना चाहिए था आगे? और दूसरा, आपका विजनरी डॉक्यूमेंट इतनी लेट क्यों निकला? अगर आज आप लोगों को बताने चल रहे हैं तो लोगों ने डिसीजन ले चुके हैं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर फेल हो रहे हैं? जवाब सुन लीजिए। मैं विजन डॉक्यूमेंट से आरंभ करता हूँ। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट तो हमारा आज आया, मगर 10 दिन 10 इरादे हमारे पिछले 10 दिनों से हर विषय को लेकर, आपने भी सुना होगा टीवी के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के ऊपर डिटेल। कैमरा कहाँ है सर? आप लोगों ने ओबामा के टाइम में लगाया था। डिटेल सीसीटीवी वाला भी आपने, अगर पहले दिन जो कि मीनाक्षी लेखी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें डिटेल विजन दिया गया था, हर विषय पे डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होके 10 दिन 10 इरादे। और आप जहां तक हमारे लेट होने का, कल इन्होंने अर्थात आम आदमी पार्टी ने जो यहां नहीं है उन्होंने रिलीज किया, और आज पार्ट 2 तो हमारे बाद इनका रिलीज हुआ है प्रायश्चित पत्र का, वो तो हमारे बाद इन्होंने किया है, तो हम तो फिर भी सही थे। पहले सवाल का जवाब ये नहीं देंगे आपके, मैं दे देता हूं। पहले प्लान ए लागू किया मोदी जी ने, चुनाव नहीं करवाएंगे, विधायक खरीदेंगे, नहीं कामयाब हुए। फिर प्लान बी लागू किया कि हम किसी प्रकार से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, रामलीला ग्राउंड की रैली फ्लॉप हो गई। फिर प्लान सी लागू किया कि अब हम लेकर आएंगे किरण बेदी जी को, आयातित नेता को, अपने नेतृत्व को नकारेंगे। जब देखा वो भी फेल हो गई तो फिर बराक ओबामा जी को लेकर आए हैं प्लान डी के तौर पर। चलिए मैं एक लाइन देखिए रणदीप भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना ABCD आपने पढ़ा ना, केवल एक R पढ़ लिया होता राहुल, तो आपको भी 10 एक सीट मिल गई। जवाब बोलिए। मेरा सवाल पत्रा जी से है कि चुनाव के पहले मोदी जी बड़े अच्छे शब्दों में, बड़े मीठे शब्दों में ये कहते थे, बहनों और भाइयों, ये 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस लाके अब नहीं ला और अकाउंट में, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे।
तो इससे जनता की जो जादू थी मोदी जी की वो अब खत्म हो चुकी है। कहाँ है काला धन? कहाँ है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती है कि 15 लाख रुपए का प्रॉमिस किया था, अकाउंट में आएंगे, कहाँ गए? पहली बात है, कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 100 दिन के अंदर 15 लाख आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आप बताइए, आज ये पहली सरकार है जो सरकार एक कमिटमेंट दिखा रही है ब्लैक मनी को लेके। ब्लैक मनी जिन लोगों ने जनरेट किया है, जिनके कारण से आज ब्लैक मनी, वो चिढ़ा रहे हैं कि हमने चोरी कर लिया, आप हमें पकड़ नहीं पा रहे हो। रणदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लगा रहे हैं संबित पात्रा इस देश के आवाम पर 30 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी का है और 100 दिन में लाऊंगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार मोदी जी ने कहा, पर मन की बात शुरू की तो भूल गए। क्या ये प्रॉमिस किया गया था? कि आज आवाम तलाश 15 लाख रुपए जुड़ जाएंगे? देखिए, ये बात तब भी उठी थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान चूंकि कोई निश्चित राशि ना पहले थी ना आज है, इसलिए चुनाव प्रचार में ऐसी बातें होती हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने विशिष्ट रूप से कहा था कि 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में डाल देंगे। ये तो एक सरासर प्रचार की बात है। लेकिन जो तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इन चुनावों में दिल्ली के, वो ये है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी को मीडिया ने अंडर एस्टिमेट किया था, इस बार मीडिया ओवर एस्टिमेट कर रहा है। लड़ाई में कांग्रेस को एकदम बाहर कर देना, मुझे लगता है कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है, त्रिकोणात्मक संघर्ष है। रणदीप खुश है? अब आऊंगा जो कपूर साहब ने कहा है वो जमीनी हकीकत को बयां करता है कांग्रेस के बारे में। और मैं एक ही लाइन कहूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। आपका फेवरेट है ये। एक लास्ट सवाल, लास्ट। सर, मैं बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहूंगा कि 9 महीने में आपने क्या किया? बस सफाई अभियान चालू किया और कुछ तो किया ही नहीं। वो भी केवल फोटो खिंचवाई है, सफाई वहां भी नहीं की। 9 महीने में हमने क्या किया? मुझे अपने मुंह मियां, एक सेकंड, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आवश्यकता नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव और किस प्रकार से जनता ने हर राज्य में हमारी सरकार को चुना है। जनता कह रही है कि बहुत कुछ किया। चलिए, मैं आप चारों का शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली की जनता का भी थैंक यू। मैं ये अपील करूंगा, इनफैक्ट अनुजा अपील करना चाहेंगी। अनुजा के पास लास्ट कमेंट है, वक्त ही है मेरे पास। अनुजा, ओवर टू यू। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 7 तारीख को प्लीज अपने घरों से बाहर निकलें। मैं ये खास करके अपील कर रही हूँ अपर क्लास को कि कई आप एक छुट्टी का माहौल ना मानते हुए अपने घरों में रहें। वोट करने हर एक वोट जरूरी है, आपका ये खुद का हक है, आपका राइट है। कल पछताना मत। अगर कल जो आप चाहते हो वो सरकार नहीं आई तो कल रोना मत, क्योंकि अब जो सरकार आएगी वो 5 साल तक आएगी। चलिए, गो एंड वोट, ये हमारा अपील है आप सबसे। जाइएगा, वोट जरूर करेगा। थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के। थैंक यू सो मच।